मित्रों, प्रभात समीर का नमस्कार स्वीकार करें। एक लंबे अंतराल के बाद आज जिस कहानी को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ उसने आकाशवाणी, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। आज अपने YouTube चैनल कुछ कहना है के माध्यम से उसे आप सभी तक पहुँचा रही हूँ। एक निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रतिक्रिया भी चैनल पर ही दें। इस कहानी की पात्र चुटपुटी मुझे बहुत पसंद है, आप भी पसंद करेंगे, ये विश्वास भी है। सुने कहानी, इसको भी चांद छूने दो। हुआ यह है कि जब से भाभी ने किटी पार्टियों और समाज सेवा करने वाली एक दो संस्थाओं से अपने आप को जोड़ा, तभी से अपने घर में एक नौकर का ना होना उन्हें बहुत अखरने लगा। आए दिन के प्रोग्राम्स में जब उनकी और साथी ने हाथ हिलाती, पर्स झुलाती हुई चलती और उनके पीछे उनका बैग, फाइल, छाता, पानी की बोतल लेकर उनका कोई नौकर या प्रैम में किसी बच्चे को डाले हुए बाबा बेबी कहती हुई कोई आया साथ में चल रही होती, तब गोद में सोनू और कंधे पर उसकी जूस, दूध की बॉटल्स और नैपीज का बैग लटकाकर चलते हुए भाभी को बहुत शर्म आती। तब से मेहरी, धोबिन, महाराजिन, प्रेस वाला, मिसिस कपूर की आया, पाठक जी के ऑफिस का ऑपरेटर, कॉलोनी का चौकीदार, मेरी सहेलियों की मम्मियाँ, जो भी मिलता भाभी एक जुमला ज़रूर छोड़ती, भाई एक नौकर ला दो। भाभी की व्यस्तताएं बढ़ने लगीं तो उनका नौकर लाओ अभियान भी तेजी पकड़ने लगा। परिणामतः कभी भी हमारे घर की बेल बज जाती, नौकर आते चले जाते। भाभी की शर्तों और आने वालों के नखरों में तालमेल बैठना आसान था क्या? भाभी के खुद के नखरे भी कम थे क्या? कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई बुद्धू तो कोई ज़रूरत से ज़्यादा तेज। पैसे का लालच किए बिना कोई उनके मापदंड पर खरा उतरे, ऐसा नौकर पकड़ में ही नहीं आ रहा था। अपनी सुविधा और आराम से ज़्यादा भाभी को अपनी सहेलियों के कमेंट्स की चिंता रहती थी। वह शायद उन्हीं की नज़र से आने वालों को ज़्यादा आंकने लग जाती थी। हमें तो लगने लगा कि अपना सोनू तो किसी नौकर या आया की गोद में चढ़कर कभी जा ही नहीं पाएगा। हमारा उत्साह तो बहुत कम हो गया, लेकिन भाभी के जोश में कोई कमी नहीं आई। उनकी इस लगन का ही परिणाम था कि एक दिन सुबह सुबह हमारे घर की घंटी फिर बजी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही कॉलोनी के गार्ड ने एक बच्ची को घर के अंदर धकेला। मैम साहब, ये आपके लिए, रात को ही इसे गांव से मंगाया है। जैसे वाक्य सुनकर तो ऐसा लगा कि सामने खड़ी बच्ची हाड़ मास की नहीं, कोई मोम की गुड़िया है जिसे भाभी के मनोरंजन के लिए लाया गया हो। दीवार से लगी बच्ची सबसे बेखबर अपनी फ्रॉक की उधड़न को छिपाने में व्यस्त थी। पता चला कि लड़की के परिवार में खाने वाले ज्यादा, कमाने वाला अकेला उसका पिता, और वह भी नशेड़ी। पिता ने लड़की में ही आर्थिक संभावनाएं खोज ली, पैसा ले लिया, अपनी उम्र के किसी बूढ़े से उसकी शादी पक्की कर दी। लड़की की मां ने हिम्मत दिखाई। आधी रात को ही गांव की गलियों और रास्तों लड़की के कंचे, गोटी, भाई बहन सबको अलविदा कहलवाया और उसे एक अनजानी मंजिल की ओर भेज दिया। लड़की अभी भी अपनी फ्रॉक की उधड़न से जूझ रही थी। कहाँ तो नौकर के अभाव में भाभी का मान सम्मान दांव पर लगा था, और कहाँ एक बेबस और ज़रूरतमंद लड़की को देखकर उनका तो स्वर ही बदल गया। उन्होंने शर्त रख दी, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहना सहना सब होगा, लेकिन पैसा तब मिलेगा जब लड़की कुछ काम धाम सीख लेगी। पैसे की बात सुनते ही लड़की के देह में हरकत आ गई। उसने सिर उठाया और मासूम चेहरे पर जमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाकर कहा, चुटपुटी पैसा लेगी। उसके जीवन के इतने बड़े बदलाव की जड़ में पैसा ही तो था। लड़की पैसे के महत्व को समझ चुकी थी। ऐसा अटपटा नाम सुनकर हम चौंके। चुटपुटी कौन? बच्ची ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और गर्व से कहा, मैं चुटपुटी हूँ। भाभी और टिन्नी की हंसी नहीं रुक रही थी, भैया भी मुस्कुरा रहे थे। लड़की समझ गई, उसके नाम के कारण ही ऐसा मजाक का माहौल बना है। चुटपुटी अपना नाम नहीं बदलेगी। उसने मेरी ओर देखा। अरे नाम बदलने को किसने कहा? वैसे क्यों नहीं बदलोगी नाम?
भाभी के बेढंगे जवाब से पहले मैंने कमान संभाल ली थी। लड़की अब अपनी उधड़ी फ्रॉक को भूल चुकी थी। मेरा नाम बदल दोगी तो कुदरू, किन्ना, चैंटी और फेंटा मुझे कैसे पहचानेंगे? मैम साहब, ये अपने भाई बहन के नाम बता रही है। चौकीदार ने हमारी दुविधा दूर की। मम्मा, ये तो खुद इतनी छोटी सी, इसके छोटे भाई बहन? टिन्नी हैरान थी। मैं और छोटी, कंचे खेल के मुझसे जीत के तो दिखाओ। कंचे, कबड्डी, छुपन छुपाई जैसे कई खेलों में हमेशा अपनी जीत को लड़की अपने बड़े होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने में लगी हुई थी कि तभी उसे अपना नाम बदले जाने की आशंका फिर से होने लगी। नाम बदलोगी तो मेरी माँ पुट्टी पुट्टी कह के किसे बुलाएगी? चुटपुटी अपने घर कैसे लौटेगी अगर नाम बदल दिया तो? लड़की अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में थी। अपने नाम के बदलाव से अजनबी बन जाने और घर न लौट पाने की उसकी दुविधा के नीचे सांस लेती हुई घर छूटने की बेचैनी को हम सब भला क्यों समझ पाते? हमारे लिए तो वह हमारे एंटरटेनमेंट का साधन बनती जा रही थी। लो दीदी, लड़की घर में घुसी नहीं कि लौटने की बात भी करने लगी। भाभी का गुस्सा हमेशा की तरह नाक पर था। चुटपुटी तनी हुई खड़ी थी कि तभी सोनू को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो किन्ना जैसा है, कहती हुई वह उसे लेने को लपकी। भाभी चीखी, अरे नहा तो लो। टिन्नी का पुराना कपड़ा, तौलिया, साबुन जैसे ही सहमी हुई चुटपुटी को पकड़ाया गया उसके मुंह से निकला, इसका पैसा मेरी पगार में से कटेगा क्या? भाभी की नज़र में लड़की तेज, मतलबी और लालची सिद्ध हो रही थी। उनके शाब्दिक आक्रमण से बचाकर मैं उसे घर के अंदर लेकर चल दी और इस तरह चुटपुटी हमारे घर में एक सदस्य की तरह स्थापित कर ली गई। शुरू के दिनों में वह बहुत आतंकित रहती थी। दरवाजे की घंटी बजने के साथ ही मेरा बाप आ गया कहती हुई वह अंदर भाग लेती। कोई दरवाज़ा, बालकनी, पलंग, अलमारी, पर्दा पिता से बचने के लिए उसके असंख्य रक्षा स्थल थे। वहाँ से वह एक ही प्रश्न करती, मेरे बाप को पता चल गया क्या? उसे कैसे पता चलेगा? हम सबका भी एक सा ही जवाब होता। उसे ये भरोसा दिलाना ज़रूरी था कि हमारे सामने उसका पिता कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। उसके पिता से जुड़ी हमारी मनगढ़ंत कहानियाँ अब उसके भी मन बहलाव का साधन बनने लगी। हमारी लच्छेदार कहानी के पहले चरण में चुटपुटी का पिता उसे ढूंढने के लिए शहर में भटकता रहा। उसका भटकना, पुट्टी पुट्टी पुकारना, निढाल होकर पड़ जाना, किस्सा चलता ही रहता। कहानी के दूसरे चरण में उसके पिता का हमसे सामना हो गया। भाभी, अगर मेरे बाप ने तुम्हें पहचान लिया तो? उसके प्रश्न कैसे भी उल्टे सीधे हों, हमारे जवाबों में कोई उलटफेर नहीं हो सकता था। पहचान ही नहीं सकता, कहते हुए भाभी अपनी अपार शक्ति से रूप बदल लेने के न जाने कितने किस्से सुना देती। तथ्यहीन काल्पनिक किस्से भाभी के लिए किसी टॉनिक का सा काम करते थे। और पहचानता है तो पहचान ले, तुम्हारे भैया हैं ना तुम्हें बचाने को। इस कल्पित कथा में भैया का आगमन होने भर से चुटपुटी की बेफिक्री को पंख लग जाते। भैया की ताकत का अंदाज़ा चुटपुटी को था। उनकी डांट से जिद करती मचलती हुई टिन्नी अपनी किताबों में घुस जाती। रोता हुआ सोनू माँ से चिपट जाता। भाभी की बोलती बंद हो जाती। जो जहाँ होता वहीं बुत बनकर खड़ा रह जाता। और चुटपुटी, वह तो सीधी अपनी कोठरी में और देर तक कांपती ही रहती। एक और इतने रौब-दाब वाले भैया, दूसरी ओर 2.5 पसली का गिरता लड़खड़ाता उसका नशेड़ी पिता। चुटपुटी की नज़र में भैया की इंग्लिश उनके गुस्से से भी ज़्यादा ताकत रखती थी। उनकी अंग्रेजी के सामने उसके बाप की गाली गलौज, मारपीट सब ठप। भाभी खूब बोलती, वह सब बोलती जो चुटपुटी को पसंद आता और जिससे उसके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती। चुटपुटी को चैन नहीं था, कभी उसे अपनी पगार की चिंता। भैया की चाय, अखबार, शेविंग किट, टिन्नी का स्कूल बैग, टिफिन, पानी की बोतल, जूता पॉलिश, मेरी किताब फाइल्स, भाभी के गीले सूखे मसालों की देखभाल, अचार पापड़ की धूप छां, सोनू की घर बाहर की पूरी जिम्मेवारी। चुटपुटी के हिसाब से इतने कामों का
ढेर पैसा उसे मिलने वाला था और भाभी की तरह उसकी माँ भी राज रानी और उसके भाई बहन टिन्नी की तरह सुंदर सभ्य बनने वाले थे। और उसके लिए फिल्म जैसा कोई हीरो हम तलाश नहीं वाले थे। पिता का नशा, गालियों की बौछार, मारपीट, पैसे का अभाव, इस सब के बाद भी अपनी माँ भाई बहन के बीच में ही जाकर रहने की उसकी बेचैनी उसकी बातों में झलकती थी। यह तो उसका बेमेल रिश्ता था जिसने उसे हमारे घर में लाकर पटक दिया था। उसकी आंखों में तैरती रहती उसकी स्टीज को हमने पकड़ा, अपने स्वार्थ के लिए उसे खूब पुष्पित पल्लवित किया और भविष्य की बेबुनियाद ऊंची उड़ान भरने के लिए उसे मुक्त छोड़ दिया। भाभी की गृहस्थी में काम की क्या कमी, जरूरी गैर जरूरी कैसे भी काम निकल आते। वह काम करती जाती और सोनू के खेल खिलौनों को, टिन्नी के कपड़ों और सामान को, भाभी की मेकअप किट को, मेरे मोबाइल म्यूजिक सिस्टम को बड़ी हसरत से देखा करती। भाभी ने उसे झांसे में जो रखा हुआ था कि इधर उसके लिए वर की तलाश खत्म हुई और इधर उसकी पगार के साथ ऐसा ही बहुत कुछ देकर भाभी उसे बेटी की तरह विदा करने को तैयार। पिता और पगार को लेकर तसल्ली हो जाती तो उसे कई बार अपना बूढ़ा वर तनाव देने लग जाता। भाभी, मेरा बाप उसे भी लेकर आ गया तो दोनों मिलकर तो भैया को हरा देंगे, फिर तो बूढ़ा मुझे ले जाएगा। अरे कैसे ले जाएगा, तेरे पास तो पैसा होगा, उसके मुंह पर मारना और धक्के मारकर निकाल देना। भाभी के पास रेडीमेड जवाबों की कमी ही नहीं थी। चुटपुटी और अपना पैसा दे दे। और कौन सा पैसा? पगार के नाम पर हम तो उसे अभी तक वायदों की चाशनी में लिपटी चिकनी चुपड़ी मीठी बातें ही तो परोस रहे थे। उस दिन भी शाम को घर की घंटी बजी। ये तो भैया के ही आने का समय रहता है। चुटपुटी ने दौड़कर दरवाजा खोला। बेटी को सामने देख उसके बाप की तो बाछें खिल गई। अब भला वह क्यों गिड़गिड़ाता, क्यों कमजोर बनता? हाथ पैर चलाने के साथ गालियों की बौछार, बेटी को छिपा कर रखने के इल्जामों की झड़ी, पल भर में इतना हंगामा कि सब सख्ते में आ गए। ऐसे समय में भाभी ही चुटपुटी का सबसे बड़ा सहारा थी और वही रोती हुए सोनू को लेकर अंदर भाग ली। भाभी के शब्दों को तो चुटपुटी किसी तीर की नोक, तलवार की धार और बंदूक की गोली से भी कहीं अधिक मारक समझती थी। भैया की जगह अगर भाभी से उसके बाप का सामना हो गया तो उसकी वीरांगना भाभी अपने तीखे शब्दों से ही उसे मरणासन कर देंगी। अपने बाप की कैद में जकड़ी हुई बेबस चुटपुटी की आंखें भाभी को तलाश रही थी कि बाहर से आते भैया को देखकर उसमें इतनी शक्ति आ गई कि अपने बाप को धक्का देकर वह अंदर की ओर भागी। लड़खड़ाते उसके पिता ने संभलने के लिए भैया का ही सहारा लिया और अनशन बकने लगा। आरोप, अपमान, भीड़, कानून, पुलिस, इतना सब भैया के तो स्वभाव में ही नहीं है। इतने झमेले, किसी और के लिए संघर्ष उन्हें रास ही नहीं आता। विरोध और चुनौती जैसे शब्द उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से मुझे और कमरे से निकलकर आती हुई भाभी को देखा। पिता से हाथ छुड़ाकर अपनी जान बचाती हुई चुटपुटी कमरे की ओर दौड़ी चली जा रही थी। भाभी ने उसे बीच में ही थाम लिया। चुटपुटी के पिता से भी कहीं ज्यादा मजबूती से भाभी ने उसे पकड़ा और लाकर उसके पिता के सामने खड़ा कर दिया। चुटपुटी छटपटाना बंद कर चुकी थी। उसने एक उड़ती नजर मुझ पर डाली, भाभी और भैया को घृणा और अवज्ञा से देखा, सोनू की ओर से पीठ कर ली और अचानक फिर से अंदर की ओर भाग ली। भैया गुस्से में चिल्लाए। भाभी उसे पकड़ने को दौड़ी। चुटपुटी का पिता हरकत में आ गया। अब वह अकेला नहीं था, हमारी पूरी फौज उसके साथ थी। हमने उसके पिता को गालियों, धमकियों के साथ साथ मुक्के, लात, झाड़ू, डंडे, चिमटे जैसे हथियारों के प्रयोग के लिए भी मुक्त छोड़ दिया था। भैया गुस्से में भरे कोने में खड़े हुए इस पटकथा के समापन की प्रतीक्षा में थे। ऐसे नारकीय वातावरण को देखकर भाभी चुटपुटी को बुरा भला कहती जा रही थी। मैं उसकी कोठरी के आगे जाकर खड़ी हो गई। देखा तो चुटपुटी अब तक की जमाई अपनी गृहस्थी को तहस नहस करने में लगी हुई थी। बांस और रंग बिरंगी कतरनों से सजाकर बनाया गया
उसकी गुड़िया और उसके दूल्हे का घर, मोती मालाएं, खिलौने, टूटे फूटे कसेट, भाभी के मन से उतरकर कबाड़ में पहुंचे हुए कई प्रलोभन, चुटपुटी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब ध्वस्त कर दिया। कितनी ही यादें उसने अपने कुदरू, किन्ना, चेंटी और फेंटा के लिए सहेज कर रख ली थी, सबको बर्बाद कर दिया। हमारे परिवार के साथ में खींचे गए अपने खिलखिलाते फोटो को उसने देर तक देखा और चिंदी चिंदी करके छोड़ दिया। हमारे घर का एक तिनका भी उसने नहीं उठाया। मानसिक और शारीरिक द्वंद्व से बेहद थकी टूटी हुई चुटपुटी हमसे शीघ्र निवृत्ति की इच्छा में बिना किसी की ओर देखे घर से बाहर निकल गई। उसके भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करके हम सभी अपने कामों में जुट गए। चुटपुटी के पिता को थोड़ा सा पैसा पकड़ाकर भाभी उसके सभी ऋणों से मुक्त हो गई। टूटा बिखरा सामान कोठरी से बाहर फेंकवाते हुए भाभी ने चुटपुटी की बदतमीजी और एहसान फरामोशी के लिए उसे कई बार कोसा और किसी कुशल तमीज़दार नौकर की तलाश में जुट गई। तो यह थी कहानी, इसको भी चांद छूने दो।